हेलो चैंपियंस। आज हम कर रहे हैं कैपिटल गेन में अपने क्लास नंबर 5। लास्ट क्लास में आपने सेक्शन 47 शुरू कर दिया था और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अपने पीछे के कोई भी वीडियो को स्किप नहीं किया और प्रॉपर ढंग से पढ़ाई की है। साथ साथ जब भी आपको समय मिल रहा है आप प्रोविजंस को लर्न कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरे समझाने से भी ज्यादा जरूरी है प्रोविजंस लर्न करना। जितनी आपकी लर्निंग अच्छी होगी, जितना आप याद रख पाएंगे प्रोविजन को, समझना तो है ही जरूरी, बिना उसके तो मजा ही नहीं आएगा। लेकिन समझने के बाद अगर आप लर्न नहीं करते हैं, याद नहीं रखते प्रोविजंस, तो उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप क्वेश्चंस में। छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आते नहीं है, बड़े क्वेश्चन है, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आते हैं। थोड़े से वो 3-4 आपने देखा भी है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको दिखाया कि एक क्वेश्चन जिसमें 4-4 5-5 सेक्शंस इन्वॉल्व करते हैं वो, तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में। वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम सारे प्रोविजंस लर्न करें, सब हमें याद होगा, तभी हम उसको मर्ज करके अप्लाई कर सकेंगे। तो याद करते रहिएगा, याद करना नहीं छोड़ेंगे। यहां पर मैं रुक गया था और आपसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहां पर क्या है कि मैं थोड़ा सा पीछे से अगर लेना चाहूं कि अमेलगमेशन में क्या होता है, पुरानी कंपनी ने नई कंपनी को एसेट ट्रांसफर किए तो वो ट्रांसफर नहीं है और कैपिटल गेन उसको टैक्सेबल नहीं करते। पुरानी कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं है, कोई ट्रांसफर नहीं है। न्यू कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग, फ्यूचर कैपिटल गेन निकालने के लिए पुराने कंपनी की ली जाती है, कॉस्ट भी और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पुराने कंपनी से ली जाती है। अब बारी आई अमेलगमेशन के शेयर होल्डर की। इसे समझने के लिए आप या तो खुद को या एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर राम को ए लिमिटेड, मैं लिख देता हूं ए लिमिटेड के शेयर होल्डर मानिए, और यहां पर एक नई कंपनी आई है एक्स वाई लिमिटेड। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों अमेलगमेट हो रहे हैं, एक्स वाई एक नई कंपनी बन रही है। हमारा कंसर्न सिर्फ एक कंपनी से है, वो है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के शेयर होल्डर है मिस्टर राम, ये है उनके शेयर होल्डर। बहुत सारे और शेयर होल्डर हैं। अब मिस्टर राम के पास मान लेते हैं कि 2000 शेयर्स है, जिसे उन्होंने 90 रुपीज के रेट से बाई किया है। ए लिमिटेड के 2000 शेयर 90 रुपए के रेट से बाई किया है। अमेलगमेशन होगा तो क्या होगा, न्यू कंपनी पुराने कंपनी के एसेट और लायबिलिटी लेगी और उसके बदले न्यू कंपनी को कंसिडरेशन के तौर पर अपने शेयर्स अलॉट करेगी। वो शेयर्स ओल्ड कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को अलॉट कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम के पुराने शेयर्स रिलिंक्विश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और उसके बदले उनको नए शेयर्स नए कंपनी के अलॉट हो जाएंगे। अब ये अलॉटमेंट का जो रेशियो है, ये कुछ भी हो सकता है, 1:1, 1:2, 2:1, 3:1, कुछ भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि ए लिमिटेड और एक्स वाई लिमिटेड ने आपस में निगोशिएट कैसे किया है। ओके, तो ये बड़ा ध्यान रखिएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 2000 शेयर ए लिमिटेड के हैं तो उसके बदले 2000 शेयर ही एक्स वाई के मिलेंगे, ये जरूरी नहीं। तो मान लेते हैं कि मैंने एक एग्जांपल में 600 शेयर्स नए कंपनी के मिले और उसकी मार्केट वैल्यू 520 रुपए है ईच। तो 520 रुपए ईच है, हैवी मार्केट वैल्यू है, हैवी मार्केट वैल्यू है, तो इसलिए 600 शेयर मिले, ज्यादा नहीं मिले, 600 शेयर मिले। अब क्या है कि राम के 2000 शेयर के बदले 2000 पुराने कंपनी के शेयर के बदले 600 नए कंपनी के शेयर राम को मिला है। ये एक्सचेंज ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और राम का कैपिटल गेन नहीं निकाला जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि राम को शेयर के बजाय शेयर के अलावा और कुछ ना मिला हो, सिर्फ शेयर मिला हो, उसके अलावा कोई कैश वगैरह ना मिला हो। और दूसरी शर्त यह है कि नई कंपनी यानी एक्स वाई लिमिटेड इंडियन कंपनी होनी चाहिए।
ये दो कंडीशन पूरे हो जाएं तो राम के पुराने शेयर पर आप कैप गेन नहीं निकालोगे। राम के पुराने शेयर पर आप कैप गेन नहीं निकालोगे। अब राम पे जो नया शेयर बचा है 600 शेयर, इसकी कॉस्ट हम लेंगे पुराने शेयर वाली कॉस्ट। पुराने शेयर की 90 रुपए मत लीजिएगा कॉस्ट। पुराने शेयर वाली कॉस्ट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 1,80,000 कॉस्ट लेंगे। ये हमें बोलने का मतलब है हमारा, क्योंकि 90 रुपए 2,000 है, वहां 600 शेयर है, दोनों इक्वल थोड़ी ना है। तो हमारे कहने का मतलब है कॉस्ट पुराने शेयर की ली जाएगी। इसका मतलब है कि 2,000 शेयर 90 रुपए के रेट से जितनी कॉस्ट लगी थी वो 1,80,000 कॉस्ट अब 600 शेयर की बन जाएगी। और अगर आप 600 शेयर भविष्य में बेचते हो तो डिवाइडेड बाय 600 करो तो 300 रुपए का एक शेयर की कॉस्ट पड़ेगी। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर वाला जैसा कंसेप्ट, प्रीवियस शेयर होल्डर वाला कंसेप्ट, तो यहां पर पुराने शेयर से वो कॉस्ट बन जाएगी। तो भविष्य में मान लीजिए आपने फ्यूचर में राम के पास अमेलगमेशन के बाद 600 शेयर है। अब उसमें से मान लीजिए उसने 150 शेयर, मान लेते हैं 610 रुपए में बेच दिया, तो अपना सेल कंसिडरेशन वो लेगा 610 और कॉस्ट जो लेगा वो लेगा 150 गुने में 300 रुपए। ये 300 कहां से आया, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, आपकी कॉस्ट पुराने शेयर की 90 रुपए थी, ऐसा मत बोलिए, 1,80,000 रुपए थी, क्योंकि पूरे 2,000 शेयर के बदले 600 मिले। तो 600 शेयर की कॉस्ट पुरानी वाली 1,80,000 ली गई, तो एक शेयर 300 रुपए का हो गया। ठीक है, ये तब कीजिएगा दोस्तों जब राम का कैपिटल गेन पुराने शेयर पर नहीं निकाला गया हो, तभी कॉस्ट पुरानी और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पुरानी ली जाती है। मान लीजिए राम के पुराने शेयर पर कैपिटल गेन निकला हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दो केस में, या तो XY लिमिटेड इंडियन कंपनी ना हो, या राम को 600 शेयर के साथ साथ कुछ पैसे भी मिले हो। तो एग्जाम में आपको दोनों की तैयारी करके चलनी चाहिए। वैसे तो इंटरमीडिएट के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बनता है और इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो कभी आज तक उन्होंने नहीं दिया है। एक बार थियरी टाइप का क्वेश्चन उन्होंने बनाकर दिया था कि ऐसा हुआ तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। आपको जस्ट लिखना था कि कैपिटल एक्सचेंज, यही लिखना था। बता दूं आपको, आपको जस्ट जो है ये लिख के आना था। तो खैर, हम तैयारी करके जाएंगे, थोड़े से मुश्किल को क्वेश्चन की उम्मीद भी करके जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, राम ने 2,000 शेयर 70 रुपए में खरीदे, तो राम की कुल कॉस्ट कितनी हो गई? 1,40,000। और अमेलगमेशन में AB लिमिटेड एक नई कंपनी बन गई जिसने उसे 5,000 शेयर दिया है, 5,000 शेयर दिया है, 2,000 के बदले 5,000 शेयर, जिसकी कीमत 60 रुपए मार्केट में है, और प्लस 10,000 रुपए कैश भी दिया है। तो अब राम का कैपिटल गेन निकलेगा ऑन ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर जो है ना 2,000 शेयर, उस पर अब कैप गेन निकलेगा, क्योंकि राम को कैश भी मिल गया। सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? जो राम को मिला, राम को ये पूरा मिला है 3,10,000। भाई 3 लाख मार्केट वैल्यू के तो शेयर मिल गए और 10,000 कैश मिल गया, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राम लेस कर देगा 1,40,000, तो अपना कैपिटल गेन आ जाएगा राम का पुराने शेयर पर। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म आ रहा है, चूंकि ये पुराने प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स करना पड़ेगा। अनलिस्टेड शेयर है तो इंडेक्स भी कर देंगे, अनलिस्टेड शेयर को इंडेक्स किया जाता है तो इंडेक्स भी कर दिया जाएगा, 1,40,000 को इंडेक्स कर देंगे। अच्छा, अब राम जब मान लीजिए इस 5,000 में से 1,000 शेयर बेच रहा है, तो इस समय कैपिटल गेन निकालने के लिए आप लेंगे 82,000 रुपए सेल कंसिडरेशन, क्योंकि 82 रुपए में बेच रहा है। और कॉस्ट, अब कॉस्ट पुरानी वाली नहीं लेंगे क्योंकि कैपिटल गेन तो पुराने शेयर पे निकाला गया। तो अब क्या करेंगे कि 60 रुपए की जो मार्केट वैल्यू है 5,000 शेयर की, देखिए कैश तो आपका खर्च हो गया, कैश तो अलग चीज है, कैश थोड़ी ना बेच रहे हो आप जो बेच रहे हो कॉस्ट तो उसकी लोगे, आप कैश थोड़ी बेच रहे हो। अब यहां तो 10,000 कैश मिला, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए कैश मिला होता तो क्या आप 10 लाख उसकी कॉस्ट थोड़ी बना देते? 5,000 शेयर की, 5,000 शेयर की कॉस्ट आपकी क्या बनेगी? जो उसकी वर्थ है, जो उसका वर्थ कितना है 60 रुपए, तो 60 रुपए कॉस्ट बनेगा। और अगर पुराने शेयर पर कैपिटल गेन नहीं निकाला गया होता
तो कॉस्ट पुरानी वाली 1,40,000 लेते। वहां भी ध्यान रखना है कि 70 रुपए नहीं लीजिएगा, क्योंकि 70 रुपए तो 2,000 शेयर्स हैं। तो आप क्या कीजिएगा, 5,000 शेयर की कॉस्ट 1,40,000 लीजिएगा। बताऊंगा अगर कैपिटल गेन नहीं निकला तो, अभी तो निकला है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, 60,000, और कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। अनलिस्टेड शेयर है लेकिन आप पार्टीशन के बाद बेच रहे हो तो इंडेक्स नहीं होगा। तो प्लीज इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको दोबारा से आने वाले क्लास में कवर कर सकता हूं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए पुराने प्रोविजन में सिर्फ 5,000 शेयर मिला होता, तो मैं यही करके दिखा देता हूं। जैसे यहां पर सिर्फ हमको 5,000 शेयर मिला, कैश नहीं मिला, तो फिर इसके ऊपर नो कैपिटल गेन। और ये 5,000 शेयर की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट आप क्या लीजिएगा, 70 रुपए नहीं बोलिए, 1,40,000। तो अब आप एक शेयर की कॉस्ट भी पता लगा लीजिए, 28 रुपए पर शेयर कॉस्ट आ रही है, क्योंकि आपने सिर्फ 1,000 बेचा है। तो इसके ऊपर जब कैपिटल गेन निकलेगा तो 82,000 रुपए तो सेल कंसिडरेशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 28,000 आएगा। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर टाइप का कॉस्ट, प्रीवियस शेयर, ओल्ड शेयर की कॉस्ट। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहां से लेंगे, इसके कैपिटल गेन को निकालने के लिए यहां से। और अगर कैपिटल गेन निकल गया तो फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग जहां से उनको मिला है नया शेयर, वहां से लिया जाएगा। तो प्लीज इसको कंसीडर करके कंप्लीट कीजिएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में बता दिया था, कि पहली क्लास में शायद बता दिया था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड को देकर नहीं बल्कि कैश में लिया जाता है। एक होता है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, मैंने इसका बाइफर्केशन आपको बताया था, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, वो क्या चीज होती है वो भी आज हम देखेंगे। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो आप कैश में, मतलब पेपर गोल्ड है, आप कैश देकर खरीदते हो। हाँ, ये खरीदा जाता है गोल्ड के रेट से, जो गोल्ड का रेट चल रहा होता है उस रेट से आप खरीदते हो। यहां पर आप इसे अगर बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा। और अगर आपने पार्टीशन यानी 23 जुलाई से पहले बेचा है और लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स भी करने को ऑप्शन में मिलेगा। 23 जुलाई के बाद तो बंद ही कर दिया इंडेक्सेशन। तो यहां पर लिखा हुआ है इंडेक्सेशन अलाउड ओनली इफ डेट ऑफ ट्रांसफर इज बिफोर 23 जुलाई 2024। लेकिन अगर आपने रिडम्पशन तक उसे नहीं बेचा तो रिडम्पशन पर जो आपको पैसा मिलेगा वो नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन है, सेक्शन 47 क्लॉज नंबर 7C में। इसका ब्याज जो है वो टैक्सेबल होता है। बड़ा ध्यान रखिएगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ब्याज एग्जाम में आ सकते हैं और एक नंबर आपका खराब कर सकते हैं। 1 या 2 नंबर से ज्यादा थोड़ी ना काटेंगे, लेकिन खराब हो सकता है। जो ब्याज है ना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, वो IFOS है, वो एग्जम्प्ट नहीं है। लेकिन ब्याज पर आपका TDS अप्लीकेबल नहीं होता। 193 सेक्शन TDS का इसमें आता है, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर TDS नहीं काटते। अगला है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। इसका कंसेप्ट क्या है, आप फिजिकल गोल्ड, एक होता है आपका वॉल्ट मैनेजर, क्या होता है वॉल्ट मैनेजर, ये तो प्रोविजन अमेंडमेंट पहले ही आया हुआ है, 1 साल पहले का है वॉल्ट मैनेजर। अब जैसे राम है, राम ने इनको दे दिया फिजिकल गोल्ड, अपना फिजिकल गोल्ड ये जमा कर देंगे और इसके बदले इनको मिल जाएगा पेपर गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट आप शेयर स्टॉक एक्सचेंज की तरह, शेयर की तरह खरीद बेच कर सकते हो। उसकी वैल्यूएशन होती है, खरीद बेच होता है, जैसे शेयर के प्राइस वैसे इसके प्राइस, सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करेगा और ये आपका खरीदा बेचा जा सकता है। तो ये जो एक्सचेंज है ये नो ट्रांसफर है। और कल को राम जब ये बेचेगा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट तो कॉस्ट उसकी क्या ली जाएगी, कॉस्ट फिजिकल गोल्ड जब इसने खरीदा था जिस जमाने में, वहां से पीरियड ऑफ होल्डिंग वहीं से कॉस्ट ली जाएगी। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मिस्टर गोपी ने स्टॉक, मतलब बाजार से, स्टॉक एक्सचेंज से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट बाई किया है और कल इसे जरूरत है, इसने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को देकर फिजिकल गोल्ड ले लिया, तो ऐसे केस में यहां भी नो ट्रांसफर नो एक्सचेंज, एक्सचेंज जो है वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और नो कैपिटल गेन अराइज। लेकिन अब गोपी के पास क्या है, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड जब गोपी बेचेगा तो उसकी कॉस्ट और उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग भी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट से ली जाएगी। तो यहां पर सिंपल ये लिखा हुआ है 47
क्लॉज नंबर 70 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई फिजिकल गोल्ड देकर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट लेता है तो इस पर कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की कॉस्ट और पीरियड ऑफ होल्डिंग फिजिकल गोल्ड से ली जाएगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट देकर फिजिकल गोल्ड देता है तो ये भी ट्रांसफर नहीं, कैपिटल गेन नहीं है, और यहां पर फिजिकल गोल्ड की कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की कॉस्ट और पीरियड ऑफ होल्डिंग ली जाएगी। अगर आपने डीपी सा यानी ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, वर्क ऑफ आर्ट नोटिफाइड गैलरी, नोटिफाइड म्यूजियम में बेचा तो नो ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। किसी और को बेचोगे तो वो तो है ही कैपिटल गेन। अगर आप बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड इसको क्या बोलते हैं? FCCB, FCEB यानी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड या FCCB, FCEB कन्वर्ट होता है या फिजिकल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, तो ये कन्वर्जन नो ट्रांसफर है, नो कैपिटल गेन है। और जो नई चीज आपके पास है, नए जो आपके पास सिक्योरिटीज है, वो उसकी कॉस्ट पुराने वाले की कॉस्ट ली जाएगी और पुराना ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाएगा। तो एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां से बन सकता है, थियरी भी छोटा सा 2-3 नंबर का और प्रैक्टिकल भी, कि एक व्यक्ति ने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा था या सब्सक्राइब किया था, प्रीमियम पे बता देंगे सब्सक्राइब किया था, अब वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, तो बताइए क्या होगा उसका टैक्स ट्रीटमेंट। और इक्विटी में जो कन्वर्ट हुआ, बाद में उन्होंने इक्विटी को बेचा है, तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? कॉस्ट लिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर वाला, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्रेफरेंस शेयर से ली जाएगी। उसी तरह अगर डिबेंचर था आपके पास कन्वर्टेबल, एक इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, वो डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो गया, तो कन्वर्जन नो ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन, कॉस्ट इक्विटी की डिबेंचर वाली ली जाएगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वहीं से लिया जाएगा। इसको मैं जरा प्रेजेंटेशन के साथ समझाऊं तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप। गणेश के पास 5000 डिबेंचर है 80 रुपए के रेट से, 26/12/2021 को डिबेंचर कन्वर्ट हो गया इक्विटी में 1:1, तो ये 1:1 का मतलब है 5000 डिबेंचर के बदले 5000 इक्विटी मिला, तो अब ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और अब जो इक्विटी है आपके पास, उसकी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट ली जाएगी? जो डिबेंचर की कॉस्ट है। डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है? आप 80 रुपए मत बोलिए, मैं बार बार कहता हूं, आप 80 मत बोलिए, आप बोलिए कितना? आप बोलिए 4 लाख। आप 80 की जगह क्या बोलेंगे? 4 लाख। आप 80 की जगह पे बोलेंगे 4 लाख। उसका रीजन ये है कि यहां तो चलिए 1:1 का रेशियो दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है 5000 इक्विटी डिबेंचर के बदले आपको 1000 इक्विटी मिलाओ, क्योंकि इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि आपको 1:1 ही हो। तो इन दैट केस, या 5000 डिबेंचर के बदले 10,000 इक्विटी मिलाओ, इन दैट केस आप 80 रुपए डालकर सब गड़बड़ कर दोगे। आप 4 लाख लेकर चलो, जितना भी इक्विटी मिला उससे डिवाइड कर दो 4 लाख को, तो पता चल जाएगा एक इक्विटी की कॉस्ट हमें क्या लेनी है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेनी है? शुरू से। तो देखिए, जैसे इसमें 4000 इक्विटी बेचा है, पूरा नहीं बेचा है, तो मैं 4 लाख थोड़ी ना घटाऊंगा, मैं डिवाइडेड बाई 5000 करके 80 रुपए के हिसाब से 4 लाख इक्विटी की कॉस्ट घटाऊंगा और कैपिटल गेन निकालूंगा। यहां ये आंसर है, आप इसको जरूर देखिए। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी अगर अनयूज्ड इंडस्ट्रियल लैंड को सिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिक, जब उनका नेटवर्थ निगेटिव है, बेचते हैं, तो नो ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। एग्जाम ओरिएंटेड तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें एक बार थ्योरी आया हुआ है कि अगर आप रिवर्स मोर्गेज स्कीम के अंतर्गत, जो सीनियर सिटीजन है, रिवर्स मोर्गेज स्कीम के अंतर्गत अगर लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करते हैं बैंक को, तो नो ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। और साथ में बैंक जो इनको पैसा देता है, चाहे वो एनुअल दे या मंथली दे, वो सेक्शन 1043 में 100% एग्जम्प्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थियरी क्वेश्चन बनाया हुआ है उन्होंने, डिस्कस करना है। जस्ट आपको बताना है कि 47 क्लॉज नंबर 16 कहता है कि अगर सीनियर सिटीजन गोल्ड रिवर्स मोर्गेज स्कीम के अंतर्गत अपने लैंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करते हैं बैंक को, तो नो ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। और बैंक उनके बिहाफ पर जो पैसा देता है, उस पैसे के ऊपर भी जो सीनियर सिटीजन है उनकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती, वो एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 1043 में। इसके बाद हमें पढ़ना है कैपिटल गेन की एग्जम्पशन।
कैपिटल गेन की एग्जम्पशन सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और बिना इसके एग्जाम में जाना बड़ा डेंजरस हो सकता है। भाई एक बार को कैपिटल गेन में छोटे छोटे बहुत पॉइंट पढ़े आपने, जैसे आपने पढ़ा राइट शेयर्स की कॉस्ट, राइट की कॉस्ट, हो सकता है वो ना आए एग्जाम में। भाई कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, हो सकता है ना आए। जैसे आपने पढ़ा एडवांस मनी फॉरफीचर, हो सकता है एग्जाम में कैपिटल गेन का तो क्वेश्चन आए लेकिन वो एडवांस मनी फॉरफीचर वाला ना आए, हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं। जो भी आपने पढ़ा स्लम सेल हो सकता है, लेकिन जो भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन बनाएंगे उसमें 54 की सीरीज डालेंगे ही डालेंगे। उनको क्या है, एक एडिशन पूंछ लगाना है और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो चाहे वो 54 हो, 54 में बोलता हूं 54 हो, बी हो, डी हो, दो बार बी आ गया, ईसी हो, डबल ई हो, एफ हो, कोई ना कोई एक उसमें आएगा ही आएगा। कैपिटल गेन बिना इसके समझिए अधूरा है, ठीक है। तो कैसे हम करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? देखिए इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट में दिक्कत क्या होती है, बच्चा टारगेट फिर इंपॉर्टेंट करके जाता है और एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हम लोग, भाई हम लोग क्या, कोई भी भगवान तो होते नहीं, हमने गैस किया, आया नहीं आया, कभी आ गया, हमने हंगामा कर दिया कि हमने गैस किया था जी, देखो आ गया, देखो आ गया। फिर जब हम गैस करते हैं नहीं आता है तो हम चुप बैठ जाते हैं कि नहीं आया इस बार भैया, हमारा कहा हुआ नहीं है। गैस करना हमारा काम नहीं है, आप समझो। तो टीचर का काम एनालिसिस करना नहीं है, टीचर गैस करता है अपने अनुभव से कि इतने साल हमने पढ़ाया तो ये अनुभव है कि इस बार ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शन बिना किसी लॉजिक के ही हम डालते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि 4 अटेम्प्ट से अगर ये वाला कंसेप्ट नहीं आया तो इस बार 5वां अटेम्प्ट है, ये जरूर आएगा, नहीं आता। हम ये सोच लेते हैं कि अमेंडमेंट्स हैं, इस बार उसको जरूर पूछना चाहिए एग्जामिनर को। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हम एग्जामिनर होते तो हम क्या पूछते, ठीक है, बट आप एग्जामिनर नहीं हो तो फिर आपका गैस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा रिस्की हो जाता है। खास तौर पर उन बच्चों के लिए रिस्की हो जाता है जो बच्चे पढ़ सकते थे, पूरा पढ़ सकते थे, बट आप क्या गैस करने की वजह से वो पूरा पढ़ के नहीं गए। इसीलिए मैं ऑलवेज कहता हूं, पीछे भी मैंने लास्ट अटेम्प्ट उनके भी गैस किए थे, तो मैंने यही कहा था कि बच्चों ये उनके लिए है जो अब पढ़ नहीं पाए अभी तक। और ये गैस शुरुआत में तो कभी नहीं देता कोई भी टीचर, हम भी नहीं देते। अगर हमने 2 महीने 4 महीने पहले ही बता दिया कि ये वाला एग्जाम में आना चाहिए, ये हमने गैस कर दिया है, ये हमने गैस किया है, तो वो तो गलत हो जाएगा। फिर तो 4 महीने का समय टाइम पीरियड है, स्टूडेंट्स कहते हैं टीचर पे हमें यकीन है, भरोसा है, उन्होंने कह दिया है कि इस पेपर से आएगा, एबीसी एनालिसिस कर दिया है। अब टीचर अपनी तरफ जगह सही है, वो बेचारा एबीसी एनालिसिस कर रहा है, आप कह रहे हो ए अच्छे से करके जाएंगे, बी, टीचर भी यही कह रहा है ए अच्छे से करके जाओ बेटा, बी को थोड़ा देख कर जाओ, सी को इग्नोर कर सकते हो। वो बच्चा एग्जाम में ए को अच्छे से करके गया, बी और सी इग्नोर कर दिया, बट सी से आ गया तो क्या कर लीजिएगा। समझते हैं मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो मैं गैस कर सकता हूं कि ये 54 में कौन सा आएगा इस बार, लेकिन अगर वो नहीं आया तो आप सब करके जाओ। इसीलिए मैंने ये चैंपियंस बैच में शुरू से ही रखा है आपके लिए कि हम छोड़ नहीं रहे कुछ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, वो नहीं पढ़ो। मैं बल्कि आपकी टाइम सेविंग करके कम समय में ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहा हूं। कोशिश मेरी ये है, चुने हुए एग्जाम्पल्स, चुने हुए क्वेश्चंस करा रहा हूं। बट आपका भी कर्तव्य क्या है, पूरा पढ़ें। और कुछ बच्चे बहुत लगन से पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बहुत लगन से, रेगुलर क्लास की तरह फील हो रहा है कि वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर क्लास की तरह पढ़ रहे हैं ईमानदारी से। भले ही मेरी गलती है, कमी है कि मैं 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे की क्लास नहीं लगा रहा हूं। तो दोस्तों मेरी भी अभी मजबूरी है कि आप भी जानते हो मार्च का महीना कितना क्रुशियल होता है। तो मैं लगभग मार्च एंड के बाद अप्रैल के शुरुआती दिनों में मैं ज्यादा आवर्स का क्लास लगाकर आपके 15 अप्रैल तक का प्रयास है मुझे कि जल्दी से जल्दी मैं खत्म करूं। लेकिन जब तब तक तो ऐसे ही चलेगा। देखो मेरी रेगुलर क्लास है और भी अपने काम है, वो सब के बीच में आपके लिए मैं निकाल रहा हूं टाइम। इसका ध्यान रखिएगा और खूब मेहनत कीजिएगा। चलिए तो हम पढ़ रहे हैं अब सेक्शन 54।
मैंने अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे मुझे, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, उनको पता है कि अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं कि मैं क्या करता हूं। 54 की जो सीरीज है, चाहे वो 54B हो, चाहे वो 54D हो, चाहे वो 54EE हो, चाहे वो 54EC हो, चाहे वो 54F हो, मैं पूछता हूं कि किसको मिलेगा, तो यहां जवाब है इंडिविजुअल एचयूएफ को, यहां जवाब है इंडिविजुअल एचयूएफ को। एक 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 बताता हूं, फिर मैं पूछता हूं क्या क्या बेचना, तो यहां पर है रेजिडेंशियल हाउस। फिर मैं कहता हूं कितना पुराना, यानी कितना पुराना आपको बेचना है, तो जवाब है मोर देन 24 महीने, 2 साल, यानी लॉन्ग टर्म आ गया। फिर मैं कहता हूं क्या खरीदना, तो जवाब है रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया ओनली वन। ये मेरे जबान पर है, आपके भी जबान पर आना चाहिए। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ को। क्या बेचना होगा? रेजिडेंशियल हाउस। कितना पुराना? 2 साल से ज्यादा पुराना। क्या खरीदना होगा? रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया ओनली वन। ये बार बार आप बोलेंगे इन इंडिया ओनली वन तो मजा आ जाएगा। फिर 2 के कंडीशंस देख लेंगे, लेकिन अभी बोलना है इन इंडिया ओनली वन। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ को। क्या बेचना होगा? रेजिडेंशियल हाउस। कितना पुराना? 24 महीने से ज्यादा पुराना। क्या खरीदना होगा? रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया ओनली वन। अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि कब तक, कब तक, तो जवाब है 1 ईयर बैक, 2 ईयर फॉरवर्ड परचेज करने के लिए, और 3 ईयर फॉरवर्ड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। मैं आपको अभी दिखा देता हूं। फिर हम यहां देखते हैं कि अगर आईटीआर के ड्यू डेट तक हमने नहीं खरीदा तो क्या सीजीडीएस अवेलेबल है? आंसर है यस। सीडीएस में आप जमा करा के इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को एग्जम्पशन में ले सकते हो। फिर हम पूछते हैं एग्जम्पशन कितना मिलेगा, तो हम कहते हैं एलटीसीजी और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर। तो ये हमारा यहां तक का एक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर बन जाता है। इसके बाद 2 चीजें पेंडिंग रह जाती है कि अगर सीजीडीएस का पैसा हमने यूटिलाइज नहीं किया टाइम लिमिट तक, तो क्या होगा? जिस ईयर में 3 साल एक्सपायर होगा, क्योंकि मुझे 3 साल तक बनवाना था, उस ईयर में जितना अनयूटिलाइज सीजीडीएस है दैट विल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और दूसरा क्या होता है कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट है उसकी लॉक इन पीरियड होती है सभी सेक्शन में। न्यू इन्वेस्टमेंट जो है उसे एक टाइम लिमिट तक आप नहीं बेच सकते, जैसे इसमें 3 इयर्स लॉक इन पीरियड है। अगर आपने लॉक इन पीरियड के अंदर बेचा तो उसका क्या कंसिक्वेंस है? उसके 2 कंसिक्वेंस होते हैं, जिसको मैं कहता हूं सीधे हाथ की पिटाई और उल्टे हाथ की पिटाई। दूसरी भाषा में मैं कहता हूं डायरेक्ट पेनल्टी और इनडायरेक्ट पेनल्टी। तो जैसे 54 में, 54B में, 54D में डायरेक्ट पेनल्टी है, सॉरी इनडायरेक्ट पेनल्टी है। 54EE में, 54EC में और 54F में डायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का क्या मतलब है वो सब भी हम पढ़ लेंगे। तो फिर ये आप याद रखिएगा, कहानी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन से शुरू करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या था? किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ। क्या बेचना होगा? रेजिडेंशियल हाउस। कितना पुराना? लॉन्ग टर्म। क्या खरीदना होगा? रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया ओनली वन। 2 भी खरीद सकते हैं बट उसकी शर्तें हैं, वो शर्त हम थोड़ी देर में देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन था कब तक खरीदना होगा? 1 ईयर बैक, 2 ईयर फॉरवर्ड फॉर परचेज, 3 ईयर फॉरवर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। यहां देखिए मैंने एक आपको ये वाला सिंबल दिया है परचेज का। तो जैसे मान लीजिए यहां पर बेचा है आपने, तो 1 साल पीछे से, यहां पर बेचा है तो 1 साल पीछे से 2 साल आगे तक आप खरीद सकते हो, और बेचने के 3 साल आगे तक आप बनवा सकते हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहां पर एक डायग्राम और बनाकर दिया है। जैसे मान लीजिए मैंने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है 40 लाख का 17/5/22 को, तो इसका मतलब हुआ कि 17/5/21 से लेकर 17/5/24 तक मैं बाई कर सकता हूं, और 17/5/22 से लेकर आगे के पीरियड में 17/5/25 तक मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। यह है हमारा टाइम लिमिट, जो मैंने 2 बार में आपको बताया क्लियरिटी आ जाने के लिए। इसके बाद अगर मैं आईटीआर के ड्यू डेट तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता तो मेरे पास सीजीडीएस का ऑप्शन होता है। कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? यानी कि छठा क्वेश्चन क्या था कि क्या सीजीडीएस का ऑप्शन अवेलेबल है? आंसर है यस। यही छठा क्वेश्चन था। पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो देखिएगा, यही था हमारा छठा क्वेश्चन कि सीजीडीएस क्या अवेलेबल है। अगर मैं आईटीआर के ड्यू डेट तक इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं तो क्या सीजीडीएस मुझे मिल जाएगा? आंसर है यस, सीजीडीएस मुझे मिल जाएगा। मैं जमा करके इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, मान लिया जाएगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट है। फिर सातवां क्वेश्चन है, एग्जम्पशन कितना दोगे? एलटीसीजी और इन्वेस्टमेंट टिल ड्यू डेट प्लस आपने सीजीडीएस में कितना जमा कराया। यहां पर प्लस कंफ्यूजन लाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक मकान बाई कर लिया, मैंने एक मकान बाई कर लिया 30 लाख का, लेकिन मुझे एग्जम्पशन 40 लाख लेना है, तो मैं 10 लाख सीजीडीएस में भी जमा करा सकता हूं। 30 और 10 40 हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि सर एक से ज्यादा मकान आप खरीद नहीं सकते, तो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा सीजीडीएस में? मैं कहूंगा मैं खरीदना नहीं चाहता, ये जो मकान मैंने खरीदा है इसके ऊपर मैं एक मंजिल और बनवाऊंगा, ये वो 10 लाख है। तो एक से ज्यादा मकान हुआ भी नहीं और 10 लाख यूज भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप आईटीआर के ड्यू डेट तक खरीद लेते हो उसके बावजूद, या बनवा लेते हो उसके बावजूद, आप सीजीडीएस में पैसा जमा कर सकते हो, आपको एग्जम्पशन उसकी मिलेगी। तो हम कहते हैं इन एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? तो जवाब है एलटीसीजी और इन्वेस्टमेंट टिल ड्यू डेट प्लस सीजीडीएस। ये इन्वेस्टमेंट हो गया, विच एवर इज लोअर। दो मकान अगर आपको खरीदना है तो उसके दो कंडीशन है। दो मकान खरीदने के दो शर्तें हैं। दो कंडीशन में आप दो मकान खरीद सकते हो और दोनों मकान की एग्जम्पशन ले सकते हो। कैसे? वो मैं अभी एग्जांपल में समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। पहली शर्त यह है कि आपका एलटीसीजी 2 करोड़ के ज्यादा नहीं है तो आप दो मकान का ऑप्शन ले सकते हो। और दूसरी शर्त यह है कि आप दो मकान का ऑप्शन वंस इन अ लाइफ, जीवन में एक बार ही ले पाओगे दो मकान का मजा, वंस इन अ लाइफ। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सेल कंसिडरेशन है 190 लैक्स और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, या इंडेक्स करना चाहो तो इंडेक्स भी कर सकते हो, जो भी है, क्योंकि आजकल तो इंडेक्सेशन ऑप्शनल हो गया है, हो सकता है ऑप्शनल हो, जो भी है वो कर करा के मान लेते हैं कि वो 70 लाख है। तो आपका जो एलटीसीजी आ रहा है वो 120 आ रहा है। अब आपके पास चूंकि 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन नहीं है तो आप पे चॉइस है, आप दो मकान भी खरीद सकते हो। लेकिन क्या पहले कभी आपने दो मकान वाला मजा लाइफ में लिया है? आपने कहा जी ले रखा है, 2 साल पहले भी ऐसी घटना घटी थी, मैंने दो मकान का मजा ले रखा है, तो फिर अब तो नहीं ले पाऊं। लेकिन आपने कहा नहीं जी, पहली बार सुन भी रहे हैं दो मकान, हमने तो सुना था एक ही मकान खरीद सकते हैं। तो मैंने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं, आप दो मकान भी खरीद सकते हो, दो तीन नहीं, दो मकान भी खरीद सकते हो। तो अब आपके पास चॉइस है, आपने न्यू जो इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए मैं आपको सिखाता हूं, हाउस ए आपने खरीदा और हाउस बी आपने खरीदा। हाउस ए खरीदा 50 लाख का, हाउस बी खरीदा मान लेते हैं 80 लाख का। तो हाउस ए और हाउस बी खरीदा, तो क्या आप दो मकान खरीद सकते हो? आंसर है यस। तो आपको 54 की एग्जम्पशन के लिए दोनों को यूज कर लो, और जितना कैपिटल गेन है विच एवर इज लोअर, यानी कि 130 और 120 विच एवर इज लोअर, पूरा एग्जम्पशन हो गया, आपका कैपिटल गेन 0 आ गया। यहीं पर अगर मैं चेंज कर दूं कहानी, 290 है मेरी सेल कंसिडरेशन, 290 मेरी सेल कंसिडरेशन है, 70 मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट इंडेक्सेशन कर करा के मेरा कैपिटल गेन आ रहा है 220। अब चूंकि मैंने 2 करोड़ के ऊपर कैपिटल गेन अर्न कर लिया तो मेरे दो मकान का ऑप्शन गया का ये मतलब नहीं है कि मैं खरीद नहीं सकता, पैसे मेरे पास बहुत है। जरा गौर कीजिए, पैसे मेरे पास कितने हैं? 290, 2 करोड़ 90 लाख रुपए हैं मेरे पास। तो मैं दो मकान के 6 मकान खरीदूं, मेरी मर्जी, मैं एक मकान खरीदूं, दो खरीदूं, चार खरीदूं, सरकार मना थोड़ी कर देगी कि आपने दो मकान कैसे खरीद लिया, चलो जेल में बंद कर दे। एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी दो मकान की, बात इतनी है। खरीद तो सकते ही हो। तो आपने दो मकान खरीदा, एग्जामिनर ने भी क्वेश्चन में दो मकान आपको खरीद के दे दिया, आपको इसमें एक ही मकान चुनना है क्योंकि आप दो नहीं ले सकते बेनिफिट। तो कौन सा चुनोगे? जो हाईएस्ट वैल्यू का है, और बचा हुआ आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए सर ऐसी बात है तो मैं 180 का खरीदूंगा, मैं 50 का और 180 का क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप 180 की एग्जम्पशन ले लो, मना थोड़ी कर रहा हूं। सर तो मैं एक ही मकान खरीद के अगर 2 करोड़ 220 का खरीद सकता हूं, सर 2 करोड़ से ज्यादा का मकान खरीद सकता हूं क्या? किसने मना किया? मैंने तो नहीं मना किया।
नहीं सर, आप कह रहे थे ना अभी 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। मैंने कब कहा सर? अभी तो थोड़ी देर पहले कहा, हम बैक करके सुन सकते हैं। नहीं, आप गलत सुन रहे हैं। मैंने ये कहा कि अगर 2 मकान का मजा लेना है, 2 मकान की एग्जम्पशन लेनी है, तो LTCG 2 करोड़ के ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने कहा नहीं 2 का मजा नहीं लेना, मैं 1 का ही मजा लूंगा। तो LTCG 2 करोड़ क्या 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, कुछ भी हो। सर 10 करोड़ का भी कुछ हमने सुना है, बताऊंगा। सुना होगा तुमने, लेकिन ये तो सोचो LTCG सरकार रोक थोड़ी देगी। LTCG 2 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात बताऊं, 2 मकान का मजा लेना है तो LTCG 2 करोड़ के ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर LTCG 2 करोड़ के ज्यादा है तो क्वेश्चन में जितने भी मकान आप खरीदो, कोई एक मकान जो हायर वैल्यू वाला है वो ले लीजिएगा। और अब मान लीजिए कि LTCG 2 करोड़ के ज्यादा है, तो आप एक मकान ही खरीदोगे। वो एक मकान आप जितनी मर्जी रुपए की खरीद लो, लेकिन टोटल ओवरऑल 10 करोड़ के ऊपर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। 10 करोड़ के ऊपर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये भी एक बात इसके अंदर कंडीशन में है, ये कंडीशन में है कि 10 करोड़ के ऊपर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सेल कंसिडरेशन मान लेते हैं 19 करोड़ है, बड़ा मकान बेचा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स विंडेक्स कर करा के मान लेते हैं 4 करोड़ है, तो आपका 15 करोड़ का कैपिटल गेन आ गया LTCG। अब ये देख लीजिए कि क्या ये 2 करोड़ के ऊपर है? आंसर है यस। आप एक ही मकान खरीद सकते हो। आपने मकान खरीद लिया जी, हाउस A 12 करोड़ का, हाउस B भी खरीद लिया। आपने कहा पैसे हैं मैं खरीदूंगा, कौन रोक लेगा, मेरे तो 19 करोड़ रुपए है मेरे पास, मैं खरीद लूंगा। आपने खरीद लिया, लेकिन मैं एक ही मकान का मजा ले सकता हूं। एक मकान में कौन सा चुनूंगा? जो हायर वैल्यू की है। अब लॉ मेकर कहते हैं कि आप 54 की एग्जम्पशन 10 करोड़ के ऊपर नहीं ले सकते। 54 की एग्जम्पशन 10 करोड़ के ऊपर नहीं ले सकते। ये अलग नियम हो गया। तो मैं बच्चों को रटवा देता हूं कि 2 मकान के लिए 2 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए, एक मकान के लिए 10 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कह नहीं सकते। 10 करोड़ के ऊपर हो सकता है कैपिटल गेन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 करोड़ के ऊपर हुआ तो 2 मकान का मजा नहीं मिलेगा, एक ही ले सकते हो। लेकिन 10 करोड़ के ऊपर भी है तो आप एक मकान का मजा तो ले ही सकते हो। एग्जम्पशन 10 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगा। अब यहां पर मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए लॉक इन पीरियड के अंदर आपने बेच दिया, जरा इस एग्जाम्पल को समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। एग्जाम्पल में मैंने एक मकान बेचा है 21-22 में, 90 लाख रुपए का, इंडेक्स कर करा के मेरा कैपिटल गेन 60 लाख आ रहा है। मैंने एक मकान ड्यू डेट के पहले ही खरीद लिया 68 लाख का। कितने का खरीदा? 68 का। तो मुझे एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? 60 लाख। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर, तो मुझे 60 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब मैं इस मकान को, जो मैंने यहां पर कलरफुल वेव बना रखा है, ये वेव जो कलरफुल आपको दिख रहा है, यहां तक मैं इस मकान को नहीं बेच सकता। लॉक इन पीरियड 3 साल है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने बेच दिया 80 लाख का, भाई पैसे की जरूरत थी मुझे, मैंने कहा छोड़ो यार, देखा जाएगा जो होगा, बेचो यार पहले। तो मैंने 80 लाख का मान लीजिए बेच दिया, तो क्या होगा? तो 2 तरह की पिटाई संभव है। यहां पर एक ही पिटाई होगी, दोनों नहीं होगी, एनी वन। लेकिन ये क्या चॉइस है हमारी? नहीं, आपको 54, 54B और 54D, इसमें यही वाली पिटाई लेनी है। और ये वाला पिटाई का जो पिटारा है वो 54EE, 54EC और 54F में लिया जाएगा। लेकिन सर अभी तो आप 54 पढ़ा रहे हो ना? हाँ, तो उसमें आप डायरेक्ट वाला क्यों पढ़ा रहे हो? जस्ट आपको समझाने के लिए, दोनों सामने कंपेयर करने के लिए कि दोनों के बीच में क्या फर्क है। डायरेक्ट पेनल्टी सीधे हाथ का थप्पड़ कहता है कि आपने जो पहले एग्जम्पशन का मजा लिया और आपने वचन तोड़े, वो एज इट इज हम टैक्सेबल कर देंगे। और जो नया कैपिटल गेन है, चेक कीजिए, 80 का माल बेचा है, 68 की खरीद थी, वो अलग से निकालेंगे। तो नया कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड नॉर्मली एंड ओल्ड अर्लियर एग्जम्पशन विल बी टैक्स्ड एज सच। 60 लाख का LT एग्जम्प्ट किया था, तो अब LT 60 लाख बन जाएगा। तो ओवरऑल कैपिटल गेन 72 लाख होगा। इनडायरेक्ट पेनल्टी कहता है कि हम सिर्फ एक ही कैपिटल गेन निकालेंगे। इनडायरेक्ट पेनल्टी कहता है कि हम एक ही कैपिटल गेन निकालेंगे, वो है नए मकान पर।
पुराना जो हुआ सो हुआ, हम उसे भूल जाएंगे। आपने वचन तोड़ा, ऊपर वाला देखेगा, हम नहीं देखेंगे, हम आपकी मार पिटाई नहीं करेंगे। आपने वचन तोड़ा होगा, चलिए छोड़िए। आप तो बस नया कैपिटल गेन निकालिए। नया कैपिटल गेन निकालते समय जैसे ही आप अपने 80 लाख को सेल कंसिडरेशन लेंगे और कॉस्ट जैसी आप 68 लेंगे, तो वो आपको याद दिलाएगा कि 68 खरीदने पर 60 का आपको कैशबैक मिल गया था। वो कहते हैं इसको कैशबैक मिलना। 68 में 60 का बेनिफिट मिल गया था, तो आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 8 ली जाएगी। तो क्या हम ऐसा बोलें कि पिटाई तो सेम हो जानी है? यस। तो सीधे हाथ का थप्पड़ कहता है पुराना एग्जम्पशन एज इट इज टैक्सेबल होगा, नया कैपिटल गेन नॉर्मल निकालेंगे। उल्टे हाथ का थप्पड़ कहता है पुरानी एग्जम्पशन का हम कुछ नहीं करेंगे, नया कैपिटल गेन निकालते समय जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है दैट शैल बी रिड्यूस्ड बाय द एग्जम्पशन अवेल्ड अर्लियर। इफेक्ट तो सेम आएगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है? सीधा हाथ 54EE 54EE 54EC और 54F में आएगा। उल्टा हाथ 54B 54D में आएगा। अब देखिए कितना आसान हो जाता है ये सब कुछ पढ़ने के बाद। अच्छा ये बताइए, सीजीडीएस में अगर आपने पैसे जमा करा दिए और आपने यूज नहीं किया सीजीडीएस का, तो किस साल आपसे हिसाब लिया जाएगा? जो मैक्सिमम टाइम पीरियड आपका इन्वेस्टमेंट का है, उसके एक्सपायरी वाले ईयर में हम पता लगाएंगे कि आपका सीजीडीएस कितना आपने जमा कराया था, कितना यूज किया। जो अनयूटिलाइज है दैट विल बी टैक्सेबल, जो अनयूटिलाइज है दैट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो ज्यादा मजा आना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए 2024-25 आपने यहां पर एलटीसीजी जनरेट किया। मान लीजिए कि रेजिडेंशियल हाउस बेचा, सेल कंसिडरेशन आपका 90 लाख है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मान लीजिए आपने कॉस्ट इंडेक्स का बेनिफिट लेना चाहा तो 40 लाख है, तो आपका कैपिटल गेन एलटीसीजी आ गया 50। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर वगैरह नहीं है मान लीजिए। अब आपने क्या किया, यहां पर आपने एक नया मकान खरीद लिया 40 लाख का, और यहां आपने सीजीडीएस में 10 लाख जमा करा दिया, तो आपको 54 की एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? टोटल 50 लाख। कैपिटल गेन 0 हो गया। अब आपसे दो बातें कही जाएंगी, वो दोनों बातें अलग अलग तरीके से मैं लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहली बात ये कही जाएगी कि बच्चों ये जो आपने नया खरीदा है ये 1 साल 2 साल 3 साल इस पीरियड में मत बेचना। जो नया खरीदा है वो इस पीरियड में मत बेचना, नहीं तो उल्टे हाथ का थप्पड़ मारूंगा। उसके बाद दूसरी आपसे ये बात कही जाएगी कि आपने जो कंस्ट्रक्शन अगर करना भी है तो आप 3 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। 1, डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 और 3। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर 27-28, असेसमेंट ईयर 28-29। आपसे हम पूछेंगे कि बच्चों आपने एलटीसीजी में जमा कराया था 10 लाख, आपका जी हाँ जी, तो इसे आप खरीद तो सकते नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, तो बनवाना ही पड़ेगा इसके ऊपर एक मंजिल और। तो मान लो आपने बनवाया है कि नहीं बनवाया बताओ। आपने कहा कि हमने यहाँ पर इसको 6 लाख रुपए यूज किए हैं कंस्ट्रक्शन में, एक फ्लोर और बनाया है, तो माइनस कर देंगे यूटिलाइज्ड करेक्टली, और जो आपका अब बच गया वो एलटीसीजी बन जाएगा। बट किस ईयर का बनेगा? 27-28 प्रीवियस ईयर का। और मान लीजिए आपने ये वाला मकान उठाकर यहां बेच दिया, जबकि यहां तक नहीं बेचना था, तो जितने में बेचा आपने, मान लीजिए 90 में बेचा, 70 में बेचा, तो 70 सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0। क्यों 0? क्योंकि पूरा का पूरा आपने मजा ले लिया है एग्जम्पशन में। तो ये आपको मैंने कोशिश किया कि समझा दूं। अब 54B अगर हम पढ़े तो वही सातों प्रश्न हमारे पास सामने आएंगे। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एचओ को। क्या बेचना होगा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, कितना पुराना? 2 साल से ज्यादा पुराना। क्या खरीदना होगा? एग्रीकल्चर लैंड, मे बी अर्बन मे बी रूरल। कब तक खरीदना होगा? डेट ऑफ ट्रांसफर के आने वाले 2 साल के अंदर अंदर। क्या एक से ज्यादा खरीद सकते हैं? क्योंकि आपने कुछ बोला नहीं, हाँ एक से ज्यादा खरीद सकते हैं, बट इंडिया में खरीदना होगा। आईटीआर तक हमने अगर जमा नहीं कराया तो क्या सीजीडीएस अवेलेबल है? अवेलेबल है। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? एलटीसीजी और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर। फिर आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी, अगर सीजीडीएस में आपने यूज नहीं किया तो पिटोगे,
और अगर आपने नया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया 3 साल के अंदर, यहाँ 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो एज इट इज उल्टे हाथ का थप्पड़ लगेगा। तो एक बार आप 54 कर लेना तो 54 भी बाकी सब इजी हो जाता है। जैसे देखिए सातों क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। किसको मिलेगा इंडिविजुअल एचओ को, क्या बेचना होगा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, बिकॉज रूरल पे तो कैपिटल गेन ही नहीं है। कितना पुराना? 2 साल से ज्यादा पुराना, तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। क्या खरीदना होगा? एग्रीकल्चर लैंड, मे बी रूरल मे बी अर्बन, लेकिन लॉक लगेगा सिर्फ अर्बन पे, लॉक लगेगा सिर्फ अर्बन पे। कब तक खरीदना होगा? आने वाले 2 साल तक, एक से ज्यादा भी खरीद सकते हो। क्या हमने आईटीआर तक नहीं खरीदा तो सीजीडीएस अवेलेबल है? यस अवेलेबल है। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? एलटीसीजी इन्वेस्टमेंट व्हिचएवर इज लोअर। इसके बाद इसमें 2 बातें और रह जाती हैं। क्या सीजीडीएस अनयूटिलाइज रहा तो पिटेगा? बिल्कुल पिटेगा। और अर्बन वाला 3 साल के अंदर बेचा तो पनिशमेंट होगा उल्टे हाथ का थप्पड़। उल्टा हाथ का थप्पड़ हमने डिस्कस कर ही लिया है। 54D कहता है किसको मिलेगा? 7 क्वेश्चन फिर से, किसको मिलेगा? सभी को मिलेगा, कोई भी एसएससी ले सकता है। क्या बेचना होगा? फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग, लेकिन वो बेचना नहीं होगा, गवर्नमेंट ने कंपलसरी रिक्वायर किया हो ऐसा होना चाहिए। तो बेचना नहीं होगा, गवर्नमेंट ने कंपलसरी रिक्वायर किया हो, यानी ये 2A बीच में जुड़ गया। सिर्फ मतलब आपने फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग बेचा हो ऐसा ना हो, बेचे के बजाय आपका फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंपलसरी रिक्वायर किया हो। कितना पुराना होना चाहिए? 2 साल से ज्यादा। यहां शॉर्ट टर्म भी क्यों लिख दिया सर आपने? क्योंकि देखिए बिल्डिंग जो है वो डेप्रेशिएबल एसेट है। देखिए अगर मैं बिजनेसमैन नहीं हूं तब रेजिडेंशियल हाउस बेच रहा हूं, दैट इज ओके। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन रेजिडेंशियल हाउस बेच रहा है, एक बिजनेसमैन फैक्ट्री बिल्डिंग बेच रहा है, डेप्रेशिएबल एसेट है, तो डेप्रेशिएबल एसेट में तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म आएगा। लैंड लॉन्ग टर्म आ सकता आएगा, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। क्या खरीदना होगा? तो फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग। कब तक खरीदना होगा? 3 साल। लेकिन 3 साल कहां से? 3 साल कहां से? ये 5वां ए आ गया, क्योंकि 3 साल जनरली आप देते हो डेट ऑफ ट्रांसफर से, लेकिन यहां होगा डेट ऑफ फर्स्ट कंपनसेशन रिसीव, क्योंकि पैसे आने वाले हैं सरकार से, हमने नॉर्मल बेचा नहीं है, सरकार पैसा दे रही है। तो ये 5वें का ए पॉइंट जुड़ गया। छठा क्या है? आप अगर आईटीआर के ड्यू डेट तक नहीं खरीदते हो, ये कौन सा आईटीआर है? जब आपको कंपनसेशन मिलेगा, आप भी जानते हो सेक्शन 45(5) यहां लगने वाला है इसके कैपिटल गेन पर, ये बात आप जानते हो ना। जब इसका कैप गेन निकलेगा तो 45(5) लगेगा, और 45(5) कहता है कि जब आपको पहला कंपनसेशन मिलेगा उस ईयर की इनकम बनेगी, असेसमेंट ईयर अगला होगा, तो उस जो असेसमेंट ईयर की बात है ना, उस ईयर के आईटीआर तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जब आपका कंपल्सरी रिक्वायर हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2023-24 में फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरी रिक्वायर कर लिया सरकार ने, और सरकार ने मुआवजा आपको मान लेते हैं यहां दिया है, तो आपकी टैक्सेबल ईयर तो ये मानी जाएगी। तो यहां तक अगर आपने ड्यू डेट तक आपने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो सीजीडीएस में आप जमा करवा सकते हो। कितना एग्जम्पशन होगा? एलटीसीजी इन्वेस्टमेंट व्हिचएवर इज लोअर। फिर आगे की कहानी तो आप जानते ही हो, सीजीडीएस में नहीं यूज किया तो पिटोगे। नया फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग 3 साल तक नहीं बेच सकते, अगर बेच दिया तो पिटाई हो जाएगी। पिटाई कौन सी होगी? उल्टे हाथ की पिटाई होगी। 54 कहता है किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। क्या बेचना होगा? लैंड बिल्डिंग। गौर कीजिएगा, लैंड बिल्डिंग लिखा है, रेजिडेंशियल लैंड बिल्डिंग नहीं लिखा है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो ये जरूरी नहीं है, कमर्शियल भी हो सकता है, रेजिडेंशियल भी हो सकता है। लैंड कमर्शियल लैंड हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है। एग्रीकल्चर तो पीछे भी आ गया, वो भी पॉसिबल है, यहां भी हो सकता है, वहां भी ले सकते हैं एग्जामिशन, यहां भी ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल लैंड हो सकता है, पर्सनल लैंड हो सकता है, रेजिडेंशियल लैंड हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का लैंड बिल्डिंग अगर बेचा हो, लॉन्ग टर्म आ रहा हो, तो आपको एग्जामिशन मिलेगी। क्या खरीदना होगा? एनएचएआई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके डिबेंचर और बॉन्ड आपको खरीदने होंगे। पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी डिबेंचर बॉन्ड आप खरीद सकते हो। ठीक है, ये सब सरकारी कंपनी है, इनके बॉन्ड डिबेंचर खरीदने हैं। कितने साल के अंदर खरीदने हैं? तो 6 महीने के अंदर खरीदने। अब चूंकि देखिए पहला क्वेश्चन है किसको मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन है क्या बेचना होगा, तीसरा क्वेश्चन है कितना पुराना, चौथा क्वेश्चन है क्या खरीदना होगा, पांचवा क्वेश्चन है कब तक खरीदना होगा, 6 महीने के अंदर। इसीलिए छठा क्वेश्चन कहता है कि सीजीडीएस अवेलेबल नहीं है, और 7वां क्वेश्चन कहता है एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। यहां पर 7A एक नया चीज आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी आपने 70 लाख का
का बॉन्ड खरीदा है तो अच्छी बात है, पैसे आपके, आप खरीदो, हम 50 से ज्यादा एग्जम्पशन आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। यहाँ एक और यूनिक बात है, आपका लॉक इन पीरियड 3 साल के बजाय 5 साल है। तो जितने 54 की सीरीज है वहां पर 3 साल का लॉक इन पीरियड है, यहाँ 5 साल का लॉक इन पीरियड। इसके बाद 54 कहता है सबको मिलेगा, कुछ भी बेच दो, बड़ा अजीब सा है, कुछ भी बेच दो, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। खरीदना क्या है, नोटिफाइड बॉन्ड जो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के लिए सरकार ने बनाया हो। और कब तक खरीदना है, 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो सीजीडीएस आपको मिलेगा नहीं, एग्जम्पशन आपको मिलेगा, सीजीडीएस आपको मिलेगा नहीं। एग्जम्पशन आपको मिलेगा कितना, मैक्सिमम 50 लाख तक। 54F अपने आप में यूनिक है, यहां पर देखिए मेंशन है, 54F अपने आप में यूनिक है। 54F कहता है क्यों यूनिक है, हम इसे यूनिक नहीं, हम इसे फालतू कहते हैं। हम इसे कहते हैं 54F जो है ये 54 का छोटा भाई है। एक ही खानदान, एक ही खून, लेकिन ये फालतू है, हम इसे फालतू कहते हैं। ये कहता है कि क्या खरीदना होगा, ये कहता है बड़े भैया ने जो कहा हम वही राग अलापेंगे। क्या किसको मिलेगा, सबको मिलेगा। क्या खरीदना होगा, क्या बेचना होगा, माफ कीजिएगा, तो कैपिटल एसेट कोई भी बेच दो, बट रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। कमर्शियल हाउस हो सकता है, रेजिडेंशियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कैसा है, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। क्या खरीदना होगा, ये जो क्या खरीदना होगा ये बड़े भैया का कॉपी पेस्ट है। तो अगर बेचने वाली चीज भी वही हो जाएगी तो दोनों आपस में कंफ्लिक्ट हो जाएंगे, उधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज खरीदवा रहा है, एक ही चीज बिकवा रहा है। इसीलिए इन्होंने जो कहा कि क्या बेचना होगा, कहते हैं कैपिटल एसेट बेचो, कुछ भी, रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर। खरीदना क्या है, रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया ओनली वन। मैंने कहा 2 का ऑप्शन भी देगा तू, कह रहे नहीं दूंगा। मैंने कहा बड़ा फालतू है तू, कह रहे तभी तो एक ही खरीद सकते हो, और एक खरीद सकते हो ये तो है ही। 3 साल तक हम आप पे नजर गड़ा के रखेंगे कि एक से ज्यादा तो नहीं खरीद लिया, ये भी एक झंझट है, इसमें एडिशनल कंडीशन भी है। पनिशमेंट डायरेक्ट वाली पिटाई है। अच्छा, कब तक खरीदना है, बड़े भैया ने जो बताया था वही है हमारे पास। सीजीडीएस अवेलेबल है कि नहीं, इसमें कुछ मिसिंग हो गया ना। पहला किसको मिलेगा, दूसरा क्या बेचना होगा, तीसरा कैसा होना चाहिए, चौथा, हाँ चौथा क्या खरीदना होगा, और 5वां कब तक खरीदना होगा, छठा सीजीडीएस का ऑप्शन है कि नहीं, वो है, और 7वां इसके वजह से इसे हम फालतू नाम देते हैं, एफ यानी फालतू, क्योंकि ये नॉर्मली हम अभी तक देख रहे थे एलटीसीजी और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर एग्जम्प्ट होगा। ये कह रहे नहीं, एलटीसीजी डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, ये कैसे आता है, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस। और न्यू रेजिडेंशियल हाउस का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के ऊपर है तो मैक्सिमम यहां 10 करोड़ ही आप लिखेंगे, इससे ज्यादा यहां नहीं लिखेंगे। यानी अगर 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो आप मल्टीप्लाई में 10 करोड़ ही लिखेंगे। एडिशनल कंडीशन है कि आप एक से ज्यादा मकान 3 साल तक खरीद भी नहीं सकते, और बेचते समय आपके पास एक से ज्यादा मकान होना भी नहीं चाहिए। खैर इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो थोड़ा सा रेयर बनता है, लेकिन जो है वो है। जैसे एग्जाम्पल है कि आपके सुरेश ने ज्वेलरी खरीदी है 20 लाख की 2012 में, अब यहां ज्वेलरी 60 लाख की बेच रहा है, तो सेल कंसिडरेशन ले लीजिए 60 लाख, माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 60,000, माइनस कर दीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर ज्वेलरी है तो इंडेक्स होगा ना, 20-21 में बेच रहा है भाई, 23 जुलाई 2024 के पहले बेच रहा है, तो इंडेक्स हो जाएगा। इंडेक्स हो हवा के जो हमारा कैपिटल गेन आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल गेन, ये हमारा कैपिटल गेन आया 29,30,30,000। अब क्या है कि उसने क्या किया, उसने यहां एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया 50 लाख का, तो आपको अब 54F की एग्जम्पशन देनी पड़ेगी, क्योंकि 50 लाख का आपने खरीदा है। अदर देन रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है तो आपको 50 लाख की एग्जम्पशन आपको देनी पड़ेगी। लेकिन तरीका क्या है, कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, यानी सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट। इस तरह से कैपिटल गेन इसका थोड़ा सा कम आता है। जैसे आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया बट आ कितना रहा है, बहुत कम, और इसने अगर 3 साल के अंदर इसे बेच दिया तो सीधे आंख का थप्पड़ कहता है कि न्यू कैपिटल गेन निकालेंगे 6 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि यहां से यहां आपने बेच दिया,
तो न्यू कैपिटल गेन नॉर्मल निकलेगा और पुरानी एग्जम्पशन जो है वो एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगी जब आपने उसे बेच दिया लॉक इन पीरियड के अंदर। 54F में लिखा हुआ है, 54H में लिखा हुआ है कि पीछे की सीरीज जो आपने पढ़ा, किसी में भी अगर गवर्नमेंट कंपल्सरी रिक्वायर कर ले, अगर गवर्नमेंट कंपल्सरी रिक्वायर कर ले तो डेट ऑफ ट्रांसफर से इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड को काउंट मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड होगा फर्स्ट कंपनसेशन रिसीव्ड से। ऐसे ही मैं आपको केस स्टडी के बारे में भी बताता हूं, कभी आ जाए एग्जाम में। मान लीजिए मैंने कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट किया, तो ये भी कैपिटल गेन में कैलकुलेट होता है, कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यहां भी टैक्सेबिलिटी कब अराइज होता है? जब स्टॉक बिकता है। तो जब उस समय मेरी टैक्सेबिलिटी अराइज होगी तो मैं उस इन्वेस्टमेंट को करके 54 की सीरीज का एग्जम्पशन अगर लेना चाहता हूं, तो जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है वो एक्चुअल ओरिजिनल डेट ऑफ ट्रांसफर से नहीं लिया जाएगा, बल्कि फर्स्ट स्टॉक जो बिका, जितना कैपिटल गेन वहां आया, वहां से इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। ये केस स्टडी का पार्ट है, फाइनल वगैरह में आता है। 55A कहता है कि जहां जहां भी कैपिटल गेन निकालने में मार्केट वैल्यू यूज हुआ है, चाहे वो सेल कंसिडरेशन के लिए यूज हुआ हो या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए यूज हुआ हो, जहां जहां भी यूज हुआ है, अगर एसएससी ने किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से मार्केट वैल्यू निकलवाया है, एओ को जरा सा भी डिफरेंस लगता है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देगा। लेकिन अगर एसएससी ने खुद से निकाला है तो गवर्नमेंट कहती है कि एसएससी एक लेमैन है, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को 25,000 से ज्यादा का वेरिएशन लग रहा है या 15% से ज्यादा का वेरिएशन लग रहा है, दोनों में से कोई भी, तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है, ये उसके पावर में है। और साथ में एक और एक्स्ट्रा पावर दिया हुआ है कि अगर उसे लगता है नेचर ऑफ एसेट को देखकर कि इसे तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेजना ही चाहिए, तो भी वो भेज सकता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर दे दिया है। और भेज के भी क्या होगा, कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू करेगा, तो फेयर वैल्यू अगर आपका जेन्युइन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, इसके बाद यहां पर देखिए मैंने जो क्वेश्चन दिया है इसके नंबर 41 से शुरू होते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो 10 इयर्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लास में बहुत क्वेश्चन कराए हैं, बहुत, ठीक है ना। देखिए ना कितना क्वेश्चन है, टोटल 53 या 54 क्वेश्चन होगा, 54 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन कराए, 55 क्वेश्चन कराए हैं। ये तो हुआ पीएम के। उसके अलावा मैंने बुक में जो आपको कराए हैं एग्जाम्पल वो भी कराए हैं। तो आप अपने स्टडी मैट से भी करना चाहें तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास समय है, अभी समय है, आप कर सकते हो स्टडी मैट से भी। मैं आपको ये क्वेश्चन जब करा दूं तब करना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर रिकॉर्ड करके क्लास के ठीक साथ में अटैच करके दे रहा हूं। मुझे लगता है उसमें मेरी स्क्रीन में हूं या नहीं, मैं देख लूंगा। तो अटैच करके दे रहा हूँ 41 ऑनवर्ड्स, आप उसको करिए। बड़ा डिफिकल्ट है, बढ़िया है, मजा आएगा करने में, लेकिन पैटर्न ये होना चाहिए कि पहले आप ट्राई करो और फिर आप वीडियो को आगे प्रोसीड करो। देन इसी में लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास है रिकॉर्डिंग, तो मैं इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग जब है तो मैं आपको एक दिन और एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करवाऊं। कल मैं शुरू कर दूंगा पीजीबीपी, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक मैं किसी भी दिन ऐसा नहीं रहा कि वीडियो नहीं आया, हर दिन लगातार वीडियो आ रहा है। तो कभी कभार अगर ऐसा हो जाए कि एक उस दिन वीडियो नहीं आया 9 बजे रात में, तो आपको परेशान नहीं होना है, नेक्स्ट डे जरूर आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने की, और ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी ऐसा हो जाए मेरे से कुछ, तो आप थोड़ा सा इसे इग्नोर कर दीजिएगा कि ठीक है सर भी इंसान है, इंसान ही बने रहने दिया जाए, कभी ऐसे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसको मैं अटैच कर रहा हूँ इसके साथ की रिकॉर्डिंग, आप इसको कंटिन्यू देखिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप पूरा कैपिटल गेन एक बार रीकैप कर लें, याद कर लें, और तब इस क्वेश्चंस वाले वीडियो को आगे देखें, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। वीडियो लगा रहा हूं, वो आगे साथ में कंटिन्यू रहेगा। जैसे 55 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूं मैं। उमेश ने कन्वर्ट किया है कैपिटल एसेट 50,000 का
26 जुलाई को स्टॉक में, नहीं 26 जुलाई को खरीदा हुआ है 50,000 का, जिसे स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया है 10 अक्टूबर 23 को। मार्केट वैल्यू दी गई है 450, तो सेल कंसिडरेशन आप 450 ले लोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000 मल्टीप्लाई 2023-24 डिवाइडेड बाई 2004-5, कैप गेन आ गया। ये कैप गेन प्लस आपने इसे 650 में बेचा तो 2 लाख की पीजीबीपी भी आएगी। लेकिन ये किस साल आएगी? जिस साल आप स्टॉक बेच रहे हो 24-25 में, तो 25-26। ये रहा आपका प्रेजेंटेशन। विद नोट्स। अब ये जैसे टेढ़ा क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और अगर आप कामयाब हुए तो समझ लीजिए कि गजब की बात। इस क्वेश्चन की कामयाबी निर्भर करता है आपके टैक्स रेट के चैप्टर की कामयाबी पर। माना कि बहुत पुरानी बात हो गई है टैक्स रेट, लेकिन आप दोबारा से टैक्स रेट के लास्ट 2-3 वीडियो जरूर देखें। खास तौर पे वो वीडियो देखें जिसमें हमने 112A और 111A कराया है। अच्छा, आपको मुझे पहले भी बता देना चाहिए था, टेलीग्राम चैनल रंजीत कुंवर के नाम पे सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। यूट्यूब चैनल रंजीत कुंवर के नाम पे सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। और उन्हीं वीडियो में कई जगह टेलीग्राम चैनल का भी जिक्र है। और स्पॉटिफाई रंजीत कुंवर के नाम से सर्च करेंगे, टैक्स गुरु रंजीत कुंवर करके, टैक्स शो विद सीए रंजीत कुंवर, गुरु सीए गुरु, टैक्स गुरु रंजीत कुंवर, ऐसे कुछ है। स्पॉटिफाई में मैं लिंक भी कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर कर दूं। आपके जो गूगल ड्राइव की लिंक दी जाती है ना क्लासेस जब बिकती हैं, तो वहां मैं उसी फोल्डर में डालने की कोशिश करता हूँ कि लिंक। उसमें क्या है कि मैं हर क्लास के रिवीजन, ऑडियो रिवीजन मैंने बना रखा है। हालांकि अभी शुरू किया है बनाना, तो अभी तक तो टैक्स रेट का ही बना पाया हूं मैं, बट जब तक आप देखोगे तब तक हो सकता है कि और भी बन गए होंगे। तो मेरी कोशिश है कि ऑडियो रिवीजन आपको दी जाए हर क्लास की। उससे क्या होगा कि आप कान में लगाकर कहीं भी रिवीजन कर सकते हो। तो मेरा कहना है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको टैक्स रेट का रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टैक्स रेट निकलवा रहे हैं। बस किसी एक को पकड़ के बताता हूं। मिस्टर ए 45 साल के, एनआर, दूसरी इनकम 240 है और एलटीसीजी है 85,000 जमीन को बेचकर, और ये इंडेक्सेशन हुआ है 23 जुलाई के पहले का ट्रांजैक्शन है। मिस्टर ए जो है वो न्यू टैक्स में जाना चाहते हैं, तो न्यू टैक्स में आप सीधा सीधा इसका 20% ले लीजिए टैक्स। रिबेट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर नॉन रेजिडेंट, तो इसका 4% हेल्थ एजुकेशन सेस ले लीजिए, और ये आपका आंसर आ गया। खत्म है जी भाई। 240 पे टैक्स जीरो आ गया, 240 पे आपका टैक्स जीरो आ गया, मानते हैं कि नहीं? 240 पे, अच्छा न्यू टैक्स रिजीम है, माफ कीजिएगा, 3 लाख तक टैक्स जीरो आ गया। एनआर का भी न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख है, लेकिन एलटीसीजी पे तो आपको एनआर का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। एमईएल का जो बेनिफिट मिलने वाली बात होती है वो एनआर को तो नहीं मिलता। एमईएल अगर शॉर्टफॉल हो जाए, नॉर्मल इनकम आपकी 2.5 लाख 240 है, उस पर टैक्स जीरो हो गया। एमईएल का जो शॉर्टफॉल है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर नॉन रेजिडेंट, तो सीधा 85 का 20% निकालिए, आंसर खत्म। अच्छा, आप डिफॉल्ट की जगह अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते तो भी यही आंसर होता। चलिए एक और करके दिखाता हूं रेजिडेंट का। 81 साल का रेजिडेंट है, नॉर्मल इनकम है 590, 590 पे आप अगर टैक्स निकालेंगे न्यू से,
अगर एनटीआर निकालेंगे 5 लाख पे, 590 पे, तो 90,000 का 20% 18,000 आ जाएगा। 60,000 रुपये आपको गांव के एग्रीकल्चर लैंड को बेच के मिला, कुछ है ही नहीं, लड्डू, नो टैक्स। इसका 4% लीजिए, 18,720 आपका आंसर आ गया। ओल्ड टैक्स रिजीम से, सॉरी ये तो ओल्ड वाला मैंने बता दिया, ओल्ड वाला। अगर न्यू टैक्स रिजीम से आएंगे, ओल्ड वाले में ही तो होता है 5 लाख तक जीरो और 5 लाख के ऊपर 20%। न्यू टैक्स रिजीम से आएंगे तो 3 लाख तक जीरो है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। 3 लाख तक जीरो, 3 से 7 लाख तक 5% है, तो 3 से 7 कितना है, 2,90,000, 14,500। यहां पर आपको रिबेट भी मिल जाएगा बिकॉज यू आर रेजिडेंट बिलो 50, रेजिडेंट बिलो 7 लाख। तो 7 लाख से बिलो होने की वजह से आपको 14,500 का रिबेट मिल जाएगा 87A का, और टैक्स जीरो आएगा। दोनों से आंसर करना है, टैक्स जीरो आना चाहिए। यस। न्यू टैक्स रिजीम से मिस्टर सी का टैक्स जीरो आ रहा है, देखिए रिबेट दे दिया आपने। ओल्ड टैक्स रिजीम से मिस्टर सी का टैक्स आ रहा है 18,772। तो इजी क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन हैवी बल्कि लगेगा बट क्वेश्चन इजी है। 2 तो मैंने ही करा दिए, 2 आप कीजिए। करना क्या है, एक आदमी को टारगेट लेके पूरा कीजिए, चारों एक साथ मत कीजिए। समझिए 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन पहले न्यू टैक्स का कर रहे हैं, फिर ओल्ड टैक्स का कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े नोट्स आपको नहीं लिखने, छोटे मोटे नोट्स भी चल जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, मामला क्या है, डिस्कशन, असली डिस्कशन क्वेश्चन में क्या करना है वो। शिवा ने परचेज किया है हाउस 79 को। अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा तो थोड़ा बनाना आसान हो जाता है। ये सब पीछे पास्ट एग्जामिनेशन के आए हुए टफेस्ट क्वेश्चन है, वो यहां पर उठाकर थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया है। तो शिवा ने 79 में खरीदा है और उसने स्टाम्प ड्यूटी 10% दिया है। तो भैया एक बात बताइए, स्टाम्प ड्यूटी मिलाकर आपने कितने खर्चे कर दिए? कॉस्ट है 2001 की मार्केट वैल्यू दी गई है 1185 और स्टाम्प ड्यूटी है 1110। विच एवर इज लोअर लेते हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी कवर कीजिए 1070। 2024 की नहीं चाहिए, 2001 की चाहिए। तो बताइए 3 लाख के जगह पर आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 1070। सीओ इज क्लियर। अप्रैल 8 में शिवा ने अग्रीमेंट किया है मोहन से कि हम आपको 14,35,000 में उसे बेचेंगे और 1/11 का एडवांस लिया है। बताइए एडवांस जो लिया है, ये ओल्ड टैक्स में लिया है, 2014 के पहले ओल्ड है। However, सेल डिड नॉट मेटेरियलाइज एंड शिवा ने फॉरफिट कर लिया है। मई 15 में इसने फिर अग्रीमेंट किया है 20,25,000 का दीप शिखा से और 151 का एडवांस लिया। बताइए यहां जो आप एडवांस मनी ले रहे हो, ये न्यू प्रोविजन में ले रहे हो, न्यू लॉ में ले रहे हो। तो ओल्ड लॉ में तो सेक्शन आप लगा दोगे 51। ओल्ड लॉ में क्या होगा, 56(2)(9) में ये आप IFOS बना दोगे 1/11 151। किस ईयर की बनाओगे, जिस ईयर आपने एडवांस फॉरफिट किया है, 15-16। अगस्त 15 में शिवा ने एक फ्लैट फ्लोर और बनाया, ये आपका इंप्रूवमेंट हो गया। नवंबर 24 में शिवा ने अग्रीमेंट किया है मनीष से उसको बेचने का और एडवांस मनी लिया है चेक से। मनीष ने बैलेंस अमाउंट भी पे कर दिया और
2025 फरवरी में 2025 फरवरी में ले लिया गया, बेच दिया गया, ब्रोकरेज 1% है। अब यहां पर ये देखिए कि इस जगह आपको लगाना है सेक्शन 50C। 50C में एसडीवी किस दिन की देखते हैं? डेट ऑफ अग्रीमेंट या डेट ऑफ रजिस्ट्री? अगर अग्रीमेंट आपने अकाउंट पे ही चेक से किया है तो डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन की एसडीवी देखते हैं। डेट ऑफ अग्रीमेंट का मतलब कौन सा दिन हुआ? 15 नवंबर। तो 15 नवंबर को जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 39, बाद में 41 हो गया, हमारे काम का 39 है, तो 30,50,000 में आपने एक्चुअल बेचा है, जबकि एसडीवी है 39 लाख, 110% से ज्यादा। ये वाली एसडीवी हम इग्नोर क्यों करेंगे? क्योंकि रजिस्ट्री के दिन की है। जब आप अग्रीमेंट के दिन ले लोगे कुछ बैंक मोड में पैसे, तो आप प्रूफ कर दोगे कि रजिस्ट्री जेन्युइन है, अग्रीमेंट जेन्युइन है। कैपिटल गेन और टैक्स निकालना है, सेल कंसीडरेशन हो जाएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लिया था? 10.70। एक एडवांस मनी आपने फॉरफिट किया है ओल्ड लॉ से, वो आप माइनस कर दोगे। न्यू लॉ वाला तो उसी साल की टैक्सेबिलिटी आ गई। ये आपका आ जाएगा कैप गेन। इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी घटाओगे। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया है ना? $390। उसके बाद 1% कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर भी है, वो भी घटाओगे। 1% किसका? 30 लाख का। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कैप गेन आ गया आपका। अब यहां ये चेक करोगे कि बिना इंडेक्सेशन के फायदा है कि इंडेक्सेशन के फायदा है। बिना इंडेक्सेशन का आपका ये बन रहा है, ये टैक्स बन रहा है। अगर इंडेक्सेशन कर करा के देखेंगे तो लॉस आ रहा है, तो इंडेक्सेशन ही लेना फायदेमंद है। फिर आप लिखोगे नीचे नोट्स ढेर सारे। क्या क्या नोट्स लिखोगे? एडवांस मनी फॉर फीचर के ऊपर 2 नोट्स लिखोगे, एक ओल्ड वाला एक न्यू वाला। सेल कंसिडरेशन में एसडीवी आपने किस दिन की ली? डेट ऑफ रजिस्ट्री की ली, क्यों? ये नोट में लिखोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2001 के पहले का है, तो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे 10,70,000 किया, वो लिखोगे। उसके बाद लिखोगे इंडेक्सेशन लिया जा सकता है, ऑप्शनल है, क्योंकि 23 जुलाई के बाद बेचा गया है। बिना इंडेक्सेशन के टैक्स ज्यादा आ रहा है, इंडेक्सेशन के बाद कम आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो अच्छा है, तो इसलिए आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया। ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। ये प्रेजेंटेशन, लास्ट के 5 क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन को आप अपने तरीके से करना। आपको कैसे पता चलेगा आपका तरीका? लास्ट 5 क्वेश्चन छोड़ दो, उसके पहले जितने क्वेश्चन है उन सब में मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए। मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये भी ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ है, और वो मेरा खुद का प्रेजेंटेशन। ये आपके सजेस्टेड आंसर के प्रेजेंटेशन है, जो कि बल्कि होते हैं। इतने बल्क में आंसर प्रेजेंट नहीं करने की जरूरत है एग्जाम में। तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपर दिया है, वो आपको आगे पीछे मिल जाएगा, लास्ट के 5 क्वेश्चन छोड़। चलो अब जरा इस पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। मिसेस युविका ने एक जमीन खरीदी है 80 लाख। रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंस है 10%, कॉस्ट ऑफ लैंड का, तो यानी 88 हो गया। उसने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है 2007-8 में, खरीदा कितना था, कितने में था? 5। तो ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, या अलग से बिल्डिंग की कॉस्ट आप ले लो, जो मर्जी, जो ठीक लगे आपको, जो समझो,
दोनों चीजें घटनी है, कॉस्ट ऑफ लैंड भी इंडेक्स होगा अलग टाइम पीरियड में और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग भी इंडेक्स होगा अलग टाइम पीरियड। अग्रीमेंट इन्होंने किया है जो उनके रिलेटिव नहीं है, उन्होंने 700 का फिक्स किया था कंसिडरेशन और 20 लाख एडवांस लिया था और अग्रीमेंट फॉरफिट कर लिया। बताइए 20 लाख का एडवांस न्यू टैक्स रिजीम में, मतलब न्यू प्रोविजन में लिया है, आईएफओएस में चला जाएगा, ये आपको नोट में लिखना पड़ेगा। 20 लाख किस ईयर की इनकम है? 16-17 की। युविका ने फिर से अग्रीमेंट किया और इस बार अग्रीमेंट में उन्होंने एडवांस में लिया है आरटीजीएस से। स्टाम्प ड्यूटी आरटीजीएस के दिन की ये है, तो बताइए आपने 810 में बेचा, एसडीवी 890 है, तो 810 का 110% 891 होता है, 890 इज अंडर 110%, तो आपकी सेल कंसिडरेशन यही ले ली जाए। हालांकि बाद में रजिस्ट्री के समय स्टैंप ड्यूटी बढ़ गई है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आपने आरटीजीएस से एडवांस लेकर यह साबित कर दिया कि डेट ऑफ अग्रीमेंट इज जेन्युइन। 1% ब्रोकरेज है, तो कैपिटल गेन आपने इजीली कैलकुलेट कर लेना है। मैं आपको मोटा मोटा कैलकुलेट करके दे देता हूं। सेल कंसिडरेशन 810, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 1%, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 88 मल्टीप्लाई 363 डिवाइडेड बाई 117, फिर 100 लाख का जो आपने जो बिल्डिंग बनाया है उसके भी खर्चे होंगे, वो अलग से इंडेक्स होगा किस ईयर का, 7-8 के ईयर से। ये आपका कैप गेन आ गया, ये इंडेक्स करके कैप गेन आ रहा है, ये आ रहा है कैप, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया है, 2 रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया 130 और 50 का। देखिए 2 खरीद के फायदा नहीं है, आपके पास 2 करोड़ के ऊपर कैप गेन, आपको 2 मकान खरीदने का मौका नहीं मिलेगा, एक ही ले सकते हो। 2 करोड़ के ऊपर कैप गेन है तो एक ही ले सकते हो, तो चुन लो कौन सा चुनना है। तो 54 की एग्जम्पशन अगर आपको चाहिए, आप 130 वाला ले लोगे, फिर आपने एक और मकान खरीद लिया यूके में, उसका हम क्या करें, खरीदते रहो। एनएचएआई के बॉन्ड खरीदे हैं आपने 6 महीने के अंदर, चेक कीजिए तो डेट ऑफ ट्रांसफर है 1/5/6/7/8/9/10/11, अच्छा सेल डीड यहां एग्जीक्यूट, ये नहीं, तो 14/7/24, अच्छा 14/7/24, गौर कीजिएगा, इंडेक्सेशन इज नॉट ऑप्शनल, कंपलसरी इंडेक्सेशन इस बार लेना पड़ेगा, तो ऑप्शनल नहीं है। 11/7 से 1 2 8 9 10 11 12 13 जनवरी से पहले लेना है, तो जनवरी से पहले तो दोनों ले लिया आपने, लेकिन काम का एक ही आएगा, क्योंकि 50 से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, 54 की। याद होगा लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि 2-2 एग्जाम्पशन आप एक ही क्वेश्चन में ले सकते, क्योंकि आपके पास अभी और कैप गेन बचा हुआ है, आप उसको भी एग्जाम कराना चाहते हो 54 में, तो करा लो, जो बच गया वो कैप गेन आपका टैक्सेबल। ये मैंने मोटा मोटा करवा दिया, प्रेजेंटेशन के साथ आप चेक करें। सार्थक एंटर होता है अग्रीमेंट में, एक रेजिडेंशियल हाउस बेचता है 1.5 करोड़ का पार्टीशन के बाद, 16/8 20% लेता है वो अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, जेन्युइन हो गया डेट ऑफ अग्रीमेंट। डेट ऑफ अग्रीमेंट का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ये हमारे काम का है, बस ये सब बेकार है। 150 में बेचा है, 150 का 110% लीजिए, 165 होता है, 170 एसडीवी है, तो सेल कंसीडरेशन हमारी 170 हो। पोजीशन हैंडओवर कब किया है वो तो अलग बात हो गई, बात खत्म हो गई। कितने में खरीदा था आपने, 2001 में खरीदा है 30 लाख का, आप इंडेक्स करके ले लो, बिना इंडेक्सेशन के दोनों ऑप्शन आपके चॉइस में आ जाए, विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद आपने 2 मकान खरीदा, पहले में काम करें,
इंडेक्सेशन के साथ कैपिटल गेन निकाल के देख लें। इंडेक्सेशन के साथ बड़ा लफड़ा हो जाएगा। 30 का 3 डिवाइडेड बाई 100, 108.90, 61,10,000। उन्होंने 2 मकान खरीदा, एक 20 लाख का और एक 35 लाख। आप दोनों मकान मिलाकर एग्जम्पशन ले सकते हो। लाइफ में अगर आपने कभी ना लिया हो तो 2 करोड़ के नीचे कैपिटल गेन है तो आप दोनों की एग्जम्पशन ले लो, 55 लाख की एग्जम्पशन ले लो। आपका टैक्सेबल 6,10,000 आ जाएगा। ये 6,10,000 आ जाएगा विद इंडेक्सेशन। अगर बिना इंडेक्सेशन के करना चाहो तो बहुत गंदा आंसर आएगा, वो तो करना भी मत। इसमें से 30 ही घटेगा सिर्फ। बस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर वगैरह भी नहीं दिया हुआ है। 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 140 लाख। इसमें से 55 की एग्जम्पशन ले लोगे, कितना आ जाएगा? 85 लाख। तो ये तो बहुत घटिया है, इससे अच्छा ये इंडेक्सेशन इज बेनिफिशियल। तो दोस्तों यहां पर मैंने गलती से क्या किया है, आपके सजेस्टेड आंसर का, मतलब सजेस्टेड आंसर ने स्टडी मैट का ये यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। तो उन्होंने ये जो आंसर बनाया ये मुझे पसंद नहीं आया, एग्जाम में आप नहीं कर। इन्होंने बिना इंडेक्सेशन के आंसर कर दिया और नोट में जस्ट ये लिख दिया कि इंडेक्सेशन लेकर आप 20% दे सकते हो अगर वो बेनिफिशियल लगता है तो, और कैलकुलेशन है ही नहीं। इससे ज्यादा अच्छा मैंने दिया है पीछे। हाँ बस 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 50 के बाद 51 के बाद वाले क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन, 50 तक क्वेश्चन के जो प्रेजेंटेशन है उससे कॉपी करके कीजिएगा। ऑलवेज डू विद इंडेक्सेशन। विदाउट इंडेक्सेशन का ऑप्शन कैलकुलेटर पे करके शो कर, ये तो इजी हो जाएगा, फिर ये कोई क्वेश्चन थोड़ी बनेगा और जेन्युइन भी है। देखिए इंडेक्सेशन बेनिफिट हो रहा है इंडेक्सेशन लेना। अब आते हैं 50 ऑनवर्ड, जो बैकवर्ड क्वेश्चन है, 50 के पीछे के जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन बहुत सिस्टमैटिक वे में करके दिए हुए। यू में चेक एनी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो मैंने ही कराया है, पीछे आपको एग्जाम्पल में करा दिए होंगे, ये सब कराया हुआ है। अब जैसे 48 47 तक करा चुका हूं ना, 48 में देखो, एक पार्टनरशिप फर्म जमीन बेच रहा है और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 1,16,00,000 है। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा, 110 से ज्यादा है तो। खरीदा था जमीन 23 लाख में, चूंकि आपने बेचा है पार्टीशन के बाद तो इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। ना 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 ना, नहीं मिलेगा। ऑप्शनल सर? नहीं। क्यों सर? पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल थोड़ी है। तो बिना इंडेक्सेशन के क्वेश्चन करने आ जाए तो जीवन जीवन उद्धार हो जाएगा आपका, झंझट फ्री। कितना इजी क्वेश्चन है। अब फर्म ने, किसी को भी मिलता है ना 54 54 में जाकर देखो, ऑल एसएससी है। तो फर्म ने अटेम्प्ट किया 54 लेने का 60 लाख, लेकिन फर्म ने इसे खरीदा कब है वो चेक कीजिए। 6 महीने के बाद, 5 दिन डिले है 6 महीने से, इसलिए फर्म को यह नहीं मिला। अगले क्वेश्चन में अगर फर्म ने विद इन 6 महीने खरीदा होता तो हम दे देते, लेकिन कितना देते? 50 से ज्यादा थोड़ी देंगे। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, रघुनाथ ने बेचा है 84 की जमीन, खरीदा था 15,40 की, ब्रोकरेज 0.5% बेचते समय है, और उसने, रघुनाथ ने सब्सक्राइब किए हैं बॉन्ड IRFC के। जरा चेक कीजिए, यहां से यहां पर उसने बेचा है तो यहां से 6 महीने कितना होगा? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3 जनवरी 2025 तक उसको खरीदना पड़ेगा। 1 जनवरी 25 को खरीदा है, ये तो ठीक है। 20 लाख उसने डिपॉजिट करा दिए हैं मकान के लिए, 54 लेना चाहता है, जिसमें से 19 लाख का उसने 54 ले भी लिया। तो 2 एग्जम्पशन है यहां। एक तो 54 की एग्जम्पशन है सीजीडीएस में जमा करा के, और एक विद इन 6 मंथ खरीदा है, ये दोनों एग्जम्पशन ले लिया जाएगा। उसके बाद विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन का जो फॉर्मेट आपको सिखाया था वही फॉर्मेट है यहाँ। आगे आपने सीजीडीएस में 20 जमा करा के 19 का खरीदा है तो 1 लाख का आपका जो डिफिशियंसी है उसका कैप गेन आ जाएगा। अब पहले के क्वेश्चन इसके करा दिए मैंने,
ठीक है, 43 ऑनवर्ड्स मैंने पूरा करा दिया। 42 नंबर क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो ऐसा आता है जैसे किसी को कहीं फायर आग लग गई है और उनका स्टॉक जल गया है, उसके पैसे मिले हैं, पीजीबीपी में जाएगा। मशीन जल गया, उसके पैसे मिले हैं, कैप गेन में जाएगा। गोल्ड चेन वगैरह जल गया, उसके पैसे मिले हैं, कैप गेन में जाएगा। तो आपको ये एक एक करके लिखना है थियोरेटिकल की क्या होगा। तो आप इसे पढ़िएगा इस थ्योरी को। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ है, याद होगा एक क्वेश्चन मैंने कराया था, ये कराया क्वेश्चन है, आप फिर से अटेम्प्ट करना चाहो कर लेना। ये पीएम का है, स्टडी मैट का मैंने आपके बुक में ये करवाया हुआ है। याद होगा एक जमीन खरीदी गई थी जिसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया गया था और उसके ऊपर 15 फ्लैट बने थे, जिसमें से 10 फ्लैट बिक गए थे, 5 फ्लैट बिके रह गए थे। याद आया होगा, नहीं आया तो चेक कर लीजिए, करा है मैंने बुक में विद डायग्राम करके दिया हुआ है। ये वही क्वेश्चन है, दरअसल इसी का वहां कॉपी करके मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसमें एडिशनल पार्ट ये है कि जब कैप गेन आ जाएगा तो यहां पर 54 ईसी की एग्जम्पशन भी उनको चाहिए, 50 लाख तक दे सकते हैं ना, ये वो भी है, उसमें ये 54 ईसी की एग्जम्पशन भी शो कर दी जाए।